गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को BRBL की क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। तो हम मॉड्यूल ए का चैप्टर 6 कर रहे हैं गाइस। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो प्रूडेंशियल गाइडलाइंस से रिगार्डिंग है। तो चलिए यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रूडेंशियल गाइडलाइंस में क्या क्या आते हैं। ठीक है, चलिए। प्रूडेंशियल गाइडलाइंस फॉर NBFCs, तो मिडिल लेयर और अपर लेयर, तो उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोजर नॉर्म्स। पहले क्या होता था, NBFCs के ना अपने सेपरेट लिमिट्स होते थे लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। नाउ RBI ने उनको मर्ज कर दिया है इनटू अ सिंगल लिमिट, जिसको हम एक्सपोजर लिमिट बोलते हैं, राइट। तो अगर कोई NBFCs लेंड कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है किस में, अगर सिंगल बोरोवर में या सिंगल पार्टी में, तो वो अपने टियर 1 कैपिटल का 25% इन्वेस्ट कर सकता है। अगर कोई सिंगल ग्रुप ऑफ बोरोवर्स है या कोई सिंगल ग्रुप ऑफ पार्टीज है, तो उस केस में NBFCs अपने टियर 1 कैपिटल का 40% इनमें इन्वेस्ट या लेंड कर सकता है। ठीक है, अर्लियर इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता था, ओन फंड्स पे। नाउ इसको अब टियर 1 कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है, जो कि मोर स्ट्रिक्ट माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई NBFC है, ठीक है, उनका टियर 1 कैपिटल, टियर 1 अगर मैं कैपिटल की बात करूं, ₹100 करोड़ है। ठीक है, अब अगर वो लेंड करना चाहती है और इन्वेस्ट करना चाहती है सिंगल बोरोवर या सिंगल पार्टी में, तो टियर 1 कैपिटल का कितना यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी, 25%। 25% का क्या मतलब हुआ, 25 करोड़। ठीक है, सिमिलरली अगर सिंगल ग्रुप ऑफ बोरोवर की बात करें तो 40% बोला गया, तो कितना हो जाएगा, 40 करोड़। ठीक है, तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेगी ना। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स को देखोगे NBFCs के, तो पहले जो क्या थे, पहले की लिमिट्स क्या थी, लेंडिंग के लिए जो भी आपका सिंगल बोरोवर होता था या पार्टी होता था या सिंगल ग्रुप ऑफ बोरोवर या सिंगल ग्रुप ऑफ पार्टीज होते थे, तो पहले कितना था इन्वेस्टमेंट के लिए, 15% था सिंगल बोरोवर के केस में, एंड ग्रुप ऑफ बोरोवर्स के केस में 25 था। नाउ इसको रिवाइज कर दिया गया है एज अ परसेंटेज ऑफ टियर 1 कैपिटल। तो क्या एक्सपोजर हो गया है आपका, सिंगल बोरोवर के केस में 25% हो गया टियर 1 कैपिटल का, और सिंगल ग्रुप ऑफ बोरोवर के केस में 40% हो गया है, जो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है, चलिए। रिलैक्सेशन एंड एक्सेप्शंस की बात करें तो इन्वेस्टमेंट जो भी होता है इंश्योरेंस कंपनीज में, अगर RBI यहाँ पर रिटन अप्रूवल देती है तो NBFCs इन्वेस्ट कर सकते हैं मोर देन द लिमिट इन द इंश्योरेंस कंपनीज, अगर यहाँ पर RBI की परमिशन मिलती है तो। एक्स्ट्रा लिमिट की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है तो एक्स्ट्रा लिमिट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो एक्सपोजर्स जो होते हैं ना, वो यहाँ पर इंक्रीज कर जाते हैं। जैसे नॉर्मल हमने एक्सपोजर लिमिट देखा था सिंगल पार्टी के केस में 25% था, तो उस 25% में 5% और एड ऑन हो जाता है सिंगल बोरोवर के केस में, अगर वो लिमिट्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए लिया जा रहा है। ठीक है, एक्सपोजर अगर आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए हो रहा है तो। सिमिलरली अगर ग्रुप ऑफ बोरोवर्स की बात करें तो 10% एक्स्ट्रा उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी 10% की बात करें तो टोटल 50% हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये कब एक्स्ट्रा एक्सपोजर्स यहाँ पर एक्सटेंड किया जाता है, ओनली फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट। तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है तो उस केस में आपके एक्सपोजर्स को इंक्रीज कर दिया जाता है। नाउ एग्जिम्पशंस की बात करें कि तो यहाँ पर आप देखोगे कि नो लिमिट्स अप्लाइज ऑन NBFCs इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरीज, ग्रुप कंपनीज, लोन, बॉन्ड, डिपॉजिट विद द सब्सिडियरीज, ग्रुप कंपनीज। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पर लिखा है कि कोई भी लिमिट अप्लाई नहीं होगा अगर NBFCs इन्वेस्टमेंट करता है सब्सिडियरीज में, खुद के ग्रुप ऑफ कंपनीज में, ठीक है, या किसी लोन्स, बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स में विद द सब्सिडियरीज और विद द ग्रुप कंपनीज। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज की बात करते हैं, स्पेशल केस होता है इसमें। जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज होता है ना, वो हायर एक्सपोजर्स लिमिट यहाँ पर उसको मिलती है। क्यों? क्योंकि जो इनका बिजनेस होता है वो मेनली किसके लिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ये जो भी लोन्स वगैरह लेते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए लेते हैं, तो इसलिए इनका एक्सपोजर लिमिट्स हायर देखने को मिलता है। जैसे हमने देखा कि सिंगल अगर बोरोवर की केस में बात करूँ तो 10% जो भी ओन फंड होता है उसका एक्स्ट्रा आपको 10% एक्स्ट्रा यहाँ पर मिलता है। ग्रुप ऑफ बोरोवर के केस में 15% जो भी आपका ओन फंड होता है उसका एक्स्ट्रा मिलता है। लेंडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट अगर दोनों ही एक साथ है तो सिंगल बोरोवर के केस में +5% हो जाता है, एंड ग्रुप ऑफ बोरोवर के केस में +10% हो जाता है। नाउ सेंसिटिव सेक्टर एक्सपोजर की बात करते हैं। तो सेंसिटिव सेक्टर एक्सपोजर क्या होता है, तो कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो कंसीडर किए जाते हैं एज अ रिस्की, तो यहाँ पर NBFCs को काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत होती है। तो ये कौन कौन सा सेक्टर है, तो आप देख सकते हो जो स्टॉक मार्केट्स वगैरह होते हैं ना, बेसिकली कैपिटल मार्केट की बात की जा रही है, और जो आपके रियल स्टेट्स वगैरह होते हैं, तो ये आपके सेंसिटिव सेक्टर होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा NBFCs को केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो कुछ रूल्स होते हैं इसके लिए। तो NBFCs मस्ट सेट
बोर्ड अप्रूव्ड इंटरनल लिमिट्स फॉर दीज एक्सपोजर। तो इस तरीके के एक्सपोजर के लिए एनबीएफसीज को क्या करना है, जो भी इंटरनल लिमिट्स होगी वो बोर्ड से अप्रूव कराना होगा। विद इन रियल स्टेट एक सेपरेट सब लिमिट होगा फॉर द लैंड एक्विजिशन फाइनेंस, और अगर कोई हाउस एंड फाइनेंस कंपनी है तो वो सेपरेट रूल्स को फॉलो करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्की इसको माना जाता है और ये सेंसिटिव सेक्टर एक्सपोजर्स में आते हैं इसलिए ना। रेस्ट्रिक्शंस ऑन लोन, तो एनबीएफसीज कैन नॉट फ्रीली गिव लोन्स टू द इनसाइडर। तो इनसाइडर को वो नहीं दे सकते, यानी कि जो भी डायरेक्टर्स होते हैं, जो भी रिलेटिव्स होते हैं, उनको आप लोन्स नहीं दे सकते हो। रेस्ट्रिक्शंस है, किसी सीनियर ऑफिसर्स को आप लोन नहीं दे सकते हो। एंड नो लोन्स टू द कंपनीज वेयर द डायरेक्टर्स रिलेटिव्स होल्ड अ बिग शेयर। तो क्लियरली यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस दिया है कि किस किस को एनबीएफसीज लोन्स नहीं दे सकती है। लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क की बात करूँ, अगर अपर लेयर की बात करूँ, सिर्फ अपर लेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अपर लेयर जितने भी एनबीएफसीज होते हैं, आपको भी पता है ये बिगर होते हैं। बिगर है तो रिस्की ज़्यादा होता है ये, तो रिस्की अगर ज़्यादा है, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके के रूल्स फॉलो किए जाते हैं, तो लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क जैसे कि बैंक्स फॉलो करती है, वैसे ही यहाँ पर भी एक्सपोजर का फ्रेमवर्क होता है जो अपर लेयर के एनबीएफसीज को फॉलो करना होता है। एक्सपोजर टू वन बोरोवर एंड ग्रुप बोरोवर इज कॉल्ड लार्ज एक्सपोजर। तो अपर लेयर के केस में जो आपका वन बोरोवर होता है या ग्रुप ऑफ बोरोवर होता है उसको लार्ज एक्सपोजर बोला जाता है। आरबीआई विल इशू डिटेल्ड रूल्स सेपरेटली। तो यहाँ पर इसके लिए डिटेल्ड रूल्स कौन यहाँ पर सेट करता है, कौन यहाँ पर डिटेल रूल्स को इशू करता है, तो आरबीआई यहाँ पर डिटेल रूल्स को इशू करते हैं। ठीक है। इंटरनल एक्सपोजर लिमिट्स की बात करूँ अपर लेयर के केस में, तो अपार्ट फ्रॉम जो भी आपका सेंसिटिव एक्सपोजर होता है, ठीक है, जैसे कि रियल स्टेट और कैपिटल मार्केट की बात की, तो यहाँ पर बोर्ड फिक्स करता है एक्सपोजर लिमिट्स को फॉर अदर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स टू। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं, वहाँ पर भी जो आपका एक्सपोजर लिमिट फिक्स किया जाता है वो बोर्ड के द्वारा फिक्स किया जाता है। एनबीएफसीज जो अपर लेयर के होते हैं बट मस्ट ऑल्सो फिक्स अ स्पेसिफिक इंटरनल लिमिट्स फॉर द एक्सपोजर टू अदर एनबीएफसीज, ताकि अवॉइड कर सके टू मच इंटरकनेक्शन रिस्क। तो टू मच इंटरकनेक्शन, बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्शन रिस्क को अगर आपको अवॉइड करना है तो इंटरनली भी अपर लेयर के जो एनबीएफसीज होते हैं उनको एक स्पेसिफिक जो है इंटरनल लिमिट्स को फिक्स करके अपने एक्सपोजर रिगार्डिंग रखना चाहिए विद द अदर एनबीएफसीज। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्रूडेंशियल गाइडलाइंस होते हैं फॉर द एनबीएफसीज फॉर मिडिल लेयर्स एंड अपर लेयर्स। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, फिर सेशन को रैप अप करूंगी। As per the revised prudential guidelines, the exposure limit for a single borrower or a single party of the NBFC's middle layer and NBFC's upper layer is, तो कितना है यहाँ पर prudential guideline? 15% of the tier 1 capital, 20% of the tier 1 capital, 25% of the tier 1 capital या 40% of the tier 1 capital। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25% of the tier 1 capital। अगर यहीं पे ग्रुप ऑफ बोरोवर का पूछा होता है या ग्रुप ऑफ पार्टीज का, तो कितना होता? 40% होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, एज पर द प्रूडेंशियल गाइडलाइंस एनबीएफसीज आर रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम ग्रांटिंग लोन्स टू। तो किनको यहाँ पर लोन्स नहीं दे सकता है एज पर द प्रूडेंशियल गाइडलाइन? एमएसएमईज, सीनियर ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग देयर रिलेटिव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज या हाउसिंग लोन बोरोवर्स। तो करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा? सीनियर ऑफिसर्स एंड द डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग देयर रिलेटिव्स। बाकी को ये लोन्स दे सकते हैं, एमएसएमईज को दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए दे सकते हैं, हाउसिंग लोन्स बोरोवर्स को यहाँ पर जो है लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपके डायरेक्टर्स होते हैं, सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनको आप नहीं दे सकते हो। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक, उससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस थे गाइस। नाउ जिनको भी कैप बीआरबीएल की मास्टरी बैच बाई करनी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस। 40+ आपको इंटरेक्टिव लाइव सेशंस मिलेंगे, 24/7 आपको रिकॉर्डेड सेशन एक्सेस होगा, 10+ आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट बीआरबीएल का मिल जाएगा यहाँ पे। साथ के साथ मैं अपने क्लासेस में आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर किसी को बाई करना है तो आप बाई कर सकते हो। हमारा एक फाउंडेशन बैच भी चल रहा है गाइस, तो आप इसको भी बाई कर सकते हो। 250 लाइव क्लासेस मिलेंगे, 24/7 आपको एक्सेस है, रिकॉर्डेड सेशंस का पीडीएफ मिलेगा आपको। ठीक है, और इसमें आपको स्पेशल पीवाईक्यू भी मिलने वाला है। तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिलेगी। तो अगर आपको बाई करना है तो इसको भी बाई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ के साथ आपको यहाँ पर कोई भी डाउट होता है कैब एग्जाम से रिलेटेड, तो उसके केस में आपको नीचे ना एक गूगल लिंक अटैच होगा। ठीक है, आपको उस लिंक पे क्लिक करके आपने फॉर्म को फिल करना है, क्वेरीज को फिल करना है, ताकि आपसे सपोर्ट टीम तुरंत बात करे, ठीक है, और कनेक्ट करे। तो आज के लिए इतना ही है गाइस। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे हर चीज़ की आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एंड टेक केयर।